हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यू पी पी एस सी। ये 4 मंथ कोर्स आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। बेसिकली जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव करा है क्रिएशन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन। और जो हमारी 21st लॉ कमीशन थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 2015 में। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे B.S. चौहान। बेसिकली जो लॉ कमीशन है उसको जो हेड करता है वो तो या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। और लॉ कमीशन जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ये जो इस्टेब्लिश हुई थी बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1955। और ये जो लॉ कमीशन जो इसका टर्म होता है वो 3 साल के लिए होता है। और इंडिपेंडेंस से पहले जो है जो फर्स्ट लॉ कमीशन जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1834 में इस्टेब्लिश हुई थी बाय द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले। तो हम ये अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लॉ कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला इसका स्टेटमेंट है, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये गलत है क्योंकि लॉ कमीशन जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इसका आंसर हो जाएगा A1 ओनली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से रिलेटेड है। तो इसमें बेसिकली ये है कि जो हेडक्वार्टर है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का वो कहाँ है। तो बेसिकली अभी जो गवर्नमेंट है उसे इसने इस्टेब्लिश किया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और बेसिकली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये इस्टेब्लिश हुई है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बेसिकली जो इसको जो हेड करेगा वो इसमें एक चीफ कमिश्नर होंगे और उसके साथ 2 अदर कमिश्नर होंगे। और वो 2 अदर जो कमिश्नर होंगे, एक जो है वो डील करेगा मैटर विद द गुड्स और एक जो डील करेगा विद द मैटर ऑफ द सर्विसेज। और ये जो इसका हेडक्वार्टर है वो इस्टेब्लिश होगा नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, NCR ऑफ दिल्ली में। तो इसका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से रिलेटेड है। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो 8 स्टेट आते हैं उनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये इस्टेब्लिश हुई थी। और जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो जोनल काउंसिल से अलग है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग काउंसिल हैं। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो जो इस्टेब्लिश हुई थी बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। तो ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में इस्टेब्लिश हुई थी। और इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये 2002 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था जिससे सिक्किम भी जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में जो है ऐड हो गया था। और इसके जो चेयरमैन है वो जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं और जो वाइस चेयरमैन है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। और इसका जो मेंबर होता है जो गवर्नर है इन 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट के और जो चीफ मिनिस्टर इन 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, और 3 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। तो इसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो होता है यूनियन होम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो इज़ इन लाइन विद द वन नेशन वन स्कीम थीम, मतलब एक नेशन और एक स्कीम की थीम पे है। और बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक यूनिफॉर्म जो मैक्सिमम प्रीमियम है वो जो फार्मर्स को दिया जाएगा। इसमें खरीद क्रॉप के लिए 2% एंड राबी के लिए 1.5 और हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उसके लिए 5% दिया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसने जो बेसिकली जो पहले 2 स्कीम चल रही थी उन 2 स्कीम्स को रिप्लेस करके ये स्कीम्स आई है। और वो जो 2 स्कीम्स हैं वो है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसने कौन सी स्कीम को रिप्लेस किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 and 3, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है एमपी का वो 102 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें
लेट डाउन है, और जो एमएलए का है वो आर्टिकल 191 में लेट डाउन है। और इसमें जो है वो कुछ क्राइटेरिया गिवन है कि किस उस बेसिस पे जो है जो एमपी और एमएलए हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। पहला, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड। और तीसरा, बीइंग एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और नॉट बीइंग अ इंडियन सिटीजन। और या फिर तो आप किसी भी और कंट्री की जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर कर लेते हैं तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अंडर आर्टिकल 102 एमपी के लिए और अंडर आर्टिकल 191 एमएलए के लिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए अगर गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करता है या उस गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करता है और उस गवर्नमेंट ऑफिस से जो है वो बेनिफिट रिसीव करता है तो उस पर्टिकुलर ऑफिस को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर लेड डाउन। तो इसका आंसर हो गया आर्टिकल 102 में ये लेड डाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है कि कोई भी अपने जजमेंट को रिव्यू करने का, उससे रिलेटेड है। तो अंडर आर्टिकल 137 जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कोई भी अपना जजमेंट है उसको रिव्यू कर सकता है, लेकिन वो पूरा जजमेंट रिव्यू नहीं करता है। मतलब बेसिकली उसको जो कुछ उसमें अपने जजमेंट में कुछ फॉल्ट्स दिखते हैं उनको वो रिव्यू करता है कि पूरा नए सिरे से नहीं होता है। और अगर रिव्यू पिटीशन अगर आपकी जो है वो अगर डिसमिस हो जाती है तो आपके पास एक और जो फैक्टर आपके पास आप एक्शन ले सकते हैं कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं। तो ये जो है जो रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा जो 2002 के केस था उसमें कोर्ट ने ये जो है क्यूरेटिव पिटीशन है उसका जो कंसेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ था कि अगर आपकी रिव्यू पिटीशन अगर डिसमिस हो जाती है तो आप कोर्ट में जो है क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है कि under which of the article of the constitution has the power to review any of its judgment or order। तो ये हो गया अंडर आर्टिकल 137। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1994 केस था, बेसिकली इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये था कि जो कोर्ट है उसने डिस्कस किया था अबाउट द लेंथ प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस केसेस पे जो है सेंटर स्टेट के जो रिलेशन है उससे ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल वॉज अ वेरी सीरियस स्टेप एंड इज अ लास्ट ऑप्शन टू बी रिसॉर्टेड टू ओनली एंड व्हेन ऑल द रिसोर्सेज हैव फेल्ड। तो मतलब कौन सा जो ऐसा केस था जिसमें ये कहा था कि जो प्रेसिडेंट रूल है इट्स अ लास्ट ऑप्शन, जब सारी रिसोर्सेज फेल्ड हो जाएंगी तब आप जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। तो ये जो है एसआर बोमई जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 था उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। ये जो क्वेश्चन है ये स्टार्ड क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड है। तो बेसिकली अभी क्या हुआ कि एक रिकॉर्ड सेट हुआ है पार्लियामेंट में क्या एक दिन में 20 स्टार्ड क्वेश्चन जो है वो लिए गए ड्यूरिंग अ क्वेश्चन आवर। मतलब ये 1972 से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक क्वेश्चन आवर में जो है 20 स्टार्ड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो द नंबर ऑफ स्टार्ड क्वेश्चन वॉज फिक्स्ड एट 20 पर क्वेश्चन आवर। और ये जो फिक्स्ड हुआ था वो हमारा फोर्थ सेशन जो है 5th लोकसभा का इन 1972 इसमें ये फिक्स्ड हुआ था कि मतलब एक क्वेश्चन आवर में आप 20 जो है स्टार्ड क्वेश्चन ले सकते हैं। बेसिकली स्टार क्वेश्चन वो होता है जिसमें मेंबर जो भी मेंबर होता है वो मिनिस्टर से ये डिज़ायर करता है कि उसको वो ओरल आंसर दे। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो डिस्टिंग्विश होता है बाय द स्ट्रिक्ट मार्क। और फिर उसके बाद जब कोई भी मिनिस्टर है जब उस अपना आंसर दे देता है उसके बाद मेंबर जो है उसके आंसर को अपना या कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उस पर पूछ सकता है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि मेंबर जो है कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वो मिनिस्टर से एज अ ओरल आंसर
मांगता है थ्रू द स्टार्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टार्ट क्वेश्चन वॉज फिक्स्ड एट डैश पर क्वेश्चन आर। तो ये हो जाएगा 20 जो स्टार्ट क्वेश्चन है वो फिक्स्ड हुए थे इन 5th लोकसभा इन 1972, और अभी ये रिकॉर्ड बना है कि 20 स्टार्ट क्वेश्चन टेकन अप ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर इन अ वन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से रिलेटेड है। बेसिकली जो एलिजिबिलिटी है अंडर द मतलब राइट अंडर द एक्ट, तो ये किस चीज़ को एलिजिबिलिटी है, बेसिकली वो जो प्राइमरली रिसाइड इन द फॉरेस्ट और दोज हु आर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड फॉर अ लाइवलीहुड। और तीसरा जो हो गया कि मतलब कोई भी है वो मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन दैट द शेड्यूल एरिया, और कोई भी मेंबर जो रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर द 75 ईयर्स, उन सबको ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके अंदर जो राइट है वो एलिजिबिलिटी है उसकी। और ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके अंदर जो राइट होते हैं वो 4 तरह के राइट होते हैं। तो टाइटल राइट हो गया, एक यूज़र राइट हो गया, मतलब आप जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या ग्रेजिंग है उसके लिए आप फॉरेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। एंड रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट में हो गया कि अगर जैसे आपको फॉरेस्ट अगर खाली करने के लिए बोला गया तो आपको जो गवर्नमेंट है वो रिहैबिलिटेशन देगी, तो ये रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट आ गया। एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल टू गेट द राइट अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो इसमें से कौन जो है वो एलिजिबल नहीं है। हु प्राइमरली रिसाइड इन फॉरेस्ट, तो ये एलिजिबल हैं। हु डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड फॉर अ लाइवलीहुड, ये भी एलिजिबल हैं। हु आर मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल इन दैट एरिया, ये भी एलिजिबल हैं। हु हैव बीन रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 70 ईयर्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हु हैव बीन रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 75 ईयर्स वो एलिजिबल हैं अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 टू गेट द राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया डी। ये जो क्वेश्चन है वो लेबर कोड से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो है यूनियन कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, और बेसिकली जो ये लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन है ये जो कंबाइन करेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 को। ये 3 जो एक्ट हैं उनको कंबाइन करके ये जो है लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2019 ये बनाया गया है। और इस कोड से क्या होगा कि जो जितनी भी कंपनी है उनको ये अलाउ किया गया है कि जो भी वो वर्कर्स हायर करेंगे उनको एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट देंगे, मतलब कितनी भी ड्यूरेशन का अगर के लिए हायर करेंगे लेकिन आप उनको एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट देंगे। और दूसरा ये है कि जो कोड है उसने रिटेन करा है कि थ्रेशोल्ड ऑन द वर्कर काउंट एट 100 फॉर प्रायर अप्रूवल, मतलब अगर आपको कोई भी अगर शटडाउन या कुछ भी करना है तो जो थ्रेशोल्ड काउंट होगा वो वर्कर्स का वो 100 होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये है द लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2019 विल कंबाइन, तो 1 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, 2 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D 1, 2, 3, क्योंकि जो लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2019 है वो इन तीनों को कंबाइन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया डी। ये हम टेलीग्राम पे डेली क्विज कंडक्ट कराते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी डेली क्विज में पार्ट ले सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।